हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी नेट जीआरएफ के वैकल्पिक विषय के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि हम इसे यूनिट वाइज कर रहे हैं, यानी हर एक इकाई के संदर्भ में विगत वर्षों में नेट जीआरएफ की परीक्षा में कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसे कैसे सवालों को फ्रेम किया गया है, हमने उस पर पिछली वीडियोस में भी चर्चा की है। क्योंकि ये इकाई वाइज है तो क्रमशः हर यूनिट के आधार पर हम इसे एक नई वीडियो को लेकर आते हैं। आज की मुख्यतः हमारी जो क्लास होगी वह फोकस्ड होगी यूनिट नंबर 8 पर। ध्यान रखिएगा, यूनिट 8 या इकाई 8 जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट। ध्यान रखें, क्या नाम है यूनिट 8 का? भौगोलिक चिंतन। देखिए, हमने भूगोल तो पढ़ लिया, भूगोल की विभिन्न शाखाओं के संदर्भ में, इसके विभिन्न ब्रांचेस के संदर्भ में देखा हमने, लेकिन यह नहीं देखा कि आखिर इस भूगोल के बारे में या भूगोल के बारे में सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, कैसे लोगों ने सोचा, कैसे पृथ्वी की आकृतियों, पृथ्वी की परिधि का अनुमान, कैसे पृथ्वी की त्रिज्या, व्यास, इन सभी का ज्ञान हुआ, कैसे इसे मानचित्र में लाया गया, मानचित्र में इसके प्रदर्शन को लेकर शुरुआत कब हुई और लगातार विगत वर्षों में कैसे ये प्रयास और भी सफल होते गए। ठीक है, तो इसी सबको जानने के लिए आखिर कब किस समय से ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में लोगों ने सोचना लिखना शुरू किया था, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे, इस यूनिट के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में इस यूनिट से आखिर कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं। जब आप देखेंगे कि विगत वर्षों में यूजीसी ने कैसे सवाल पूछे हैं, यानी कैसे प्रश्नों को पूछा है इस यूनिट के संदर्भ में, तो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा, जो आपको इस यूनिट को कैसे पढ़ना है, इसकी स्ट्रैटेजी होगी, वो आपको समझ में आएगी। आप ध्यान रखेंगे, अभी जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप ठीक से समझ पाएंगे कि जब आप भौगोलिक चिंतन को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक ने भूगोल के संदर्भ में या इसकी किस शाखा के संदर्भ में काम किया है और इसके अलावा उन्होंने कौन सी कृतियों को लिखा है, कौन सी पुस्तकों को लिखा है, किन पुस्तकों में उनके बारे में उन्होंने क्या क्या चर्चाएं की हैं। इसके अलावा जो कि हम क्रमशः पढ़ेंगे इस चिंतन के बारे में, भौगोलिक चिंतन के बारे में, तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन से भूगोलवेत्ता ने किस भूगोलवेत्ता के सिद्धांत को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाया है। ठीक है, और किस क्षेत्र में किस भूगोलवेत्ता ने कैसे प्रयास किए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले विगत वर्षों में वैकल्पिक विषय भूगोल के अंतर्गत नेट जीआरएफ की परीक्षा में कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं या कैसे किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि इस यूनिट का नाम क्या है, भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट। आइए देखते हैं विगत वर्षों के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें अल्फ्रेड थायर महान द्वारा लिखी गई हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड थायर महान कौन है। ये भी एक भूगोलवेत्ता है और इन्होंने बहुत सी पुस्तकों का लेखांकन किया है, बहुत सी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर एंड हिस्ट्री, द लाइफ ऑफ नेल्सन, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एम्पायर, द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपके पास विकल्प है ए, बी, सी, डी, जो क्रमशः हैं केवल 1 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3। ध्यान रखें, ये प्रश्न कब पूछा गया है? मार्च 2023 में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है इस यूनिट से। इस एग्जाम के बाद दरअसल यह बात निकलकर सामने आई 22-23 के बाद कि आखिर जो भौगोलिक चिंतन वाला चैप्टर है वह चैप्टर भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस ईयर में सबसे ज्यादा सवाल इसके बारे में फ्रेम किए गए थे भौगोलिक चिंतन के संदर्भ में। ठीक है, अब बात करें भौगोलिक चिंतन के बारे में और बात करें इस पुस्तक के बारे में, तो दरअसल अल्फ्रेड थायर महान की यदि हम बात करें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर एंड हिस्ट्री, The Life of Nelson, The Influence of Sea Power upon French Revolution and Empire, ये तीनों पुस्तकें अल्फ्रेड थायर महान की हैं। इसके अलावा द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इन इंटरनेशनल कंडीशन, जो इन अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कंडीशन के तहत,
वह कैसा रहा है, क्या रहा है, किस प्रकार का रहा है, आखिर अमेरिका ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया है, इससे संबंधित एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा यदि आप नेवल की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं, विभिन्न देशों के संदर्भ में बात करते हैं, तो नेवी से जुड़ी हुई लगभग 5 से 6 पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है और हर देश के संदर्भ में उसमें उन्होंने चर्चा की है। इसके अलावा द लॉर्ड्स ऑफ सी जैसी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया है। और ध्यान रखें, मुख्यतः इन्होंने जो फोकस किया है वह सी यानी समुद्र पर किया है अपनी पुस्तकों के संदर्भ में। ठीक है, तो शुरुआती तीनों पुस्तकें अल्फ्रेड थायर महान द्वारा लिखी गई हैं। अब यदि बात करते हैं द ज्योग्राफिकल पिवोट ऑफ हिस्ट्री के बारे में कि यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है जॉन मैकिंडर की। ठीक है, और ये अपने आप में एक महान भूगोलवेत्ता है। जॉन मैकिंडर का हर्टलैंड सिद्धांत बहुत फेमस है, इसके बारे में हम क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे और ये किस सेगमेंट में आएगा यह भी हम तभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि हम बात करें अल्फ्रेड थायर महान की पुस्तकों के संदर्भ में, तो शुरुआती तीनों पुस्तकें उनकी हैं। देखिए ऑप्शन के मुताबिक सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस विद्वान की पहचान कीजिए जिसने क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्विविभाजन की आधारशिला रखी थी। हमारे पास ऑप्शन है कुक, बरेनियस, कांट, डार्विन। देखिए जब हम भौगोलिक चिंतन को क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो आप क्रमशः देखेंगे कि कैसे कैसे यूनान, रोमन, इसके बाद अंधकार युग आता है बीच में, फिर इसके बाद अरब का उदय होता है, इसके बाद चीनी, उसके बाद भारतीय, विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे भूगोल का उदय देखने को मिला है। ये क्रमशः हम पढ़ेंगे कि कैसे रोमन साम्राज्य में, इसके अलावा यदि बात करें यूनान के संदर्भ में, तो कैसे शुरुआती दिनों में भूगोल के बारे में किस किस तरह की चर्चाएं हुई थी, कैसे पुस्तकों का लेखन किया गया था, किन चीजों का इस्तेमाल करके उस समय भूगोल के बारे में लोग बात किया करते थे। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल, सिस्टमैटिक बनाम रीजनल ज्योग्राफी, इसके बारे में पहली बार ध्यान रखिएगा, इसकी विभाजन की आधारशिला यानी पहली बार इसके बारे में बात किसने की थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखिए, वरेनियस ने, ऑप्शन बी। दरअसल वरेनियस एक जर्मन वैज्ञानिक है, मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए 1622 के आसपास इनका जन्म हुआ और इसके बाद ईस्वी में, और 1650 में इनकी डेथ हो गई। मात्र 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने भू आकृति विज्ञान, मानव, पर्वतों, नदियों, खनिजों आदि को भूगोल का आधार बनाया। इन्होंने भूगोल के लिए कई पुस्तकों का प्रकाशन किया, लेकिन इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस रही है जिसे इन्होंने 5 खंडों में विभाजित किया था, जिसके एक एक खंड में इन्होंने अलग अलग क्षेत्र का वर्णन किया था। जापान का वर्णन किया, श्याम जिसे थाईलैंड के नाम से जानते हैं उसका वर्णन किया गया, अफ्रीका का वर्णन किया गया, जापान की जो कल्चर था उससे संबंधित जो निबंध है उसका वर्णन उन्होंने किया। तो इसमें विभिन्न खंडों के आधार पर कई वर्णन उनकी उस पुस्तक में देखने को मिलता है। ठीक है, वरेनियस के बारे में ध्यान रखिएगा, मात्र 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने ही पहली बार इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया कि भूगोल को हम केवल एक ही विषय के रूप में क्यों पढ़ते हैं। इन्होंने भूगोल को 2 भागों में डिवाइड करने की बात कही थी। इन्होंने कहा कि हम एक भूगोल को सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल के रूप में डिवाइड कर लें, और वहीं यानी जर्मन के ही अन्य वैज्ञानिकों भूगोलवेत्ताओं ने फिर बाद में इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया और क्या नाम दिया इसे, सिस्टमैटिक भूगोल यानी व्यवस्थित या क्रमबद्ध भूगोल, और रीजनल भूगोल यानी प्रादेशिक भूगोल की संज्ञा इन्होंने दी। तो पहली बार विभाजन की आधारशिला किसने रखी थी भूगोल के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, वरेनियस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफिकल ट्रीटी की 17 वॉल्यूम के लेखक कौन थे। ज्योग्राफिकल ट्रीटी, हमारे पास ऑप्शन है टॉलमी, बीटस, स्ट्रैबो, जेरोम। अब चूंकि क्या पूछा जा रहा है, ज्योग्राफिकल ट्रीटी, और यह भी ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, 17 वॉल्यूम के लेखक।
क्यों इन्होंने 17 वॉल्यूम में ये पुस्तक लिखी थी? क्योंकि इसे इन्होंने विस्तार में लिखा था, बहुत सी चीजों की डिटेल से इन्होंने चर्चा की थी, और जिस वैज्ञानिक ने इस पुस्तक को लिखा था उसे प्रादेशिक भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। अब प्रादेशिक भूगोल की हम जैसे ही बात करते हैं तो रोमन साम्राज्य के सबसे महान, यदि आप कहें, भूगोलवेत्ताओं में उनका नाम आ जाता है, उनका नाम है स्ट्रैबो। ऑप्शन सी स्ट्रैबो इस प्रश्न का सही जवाब है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसे उन्होंने इसे ही ज्योग्राफिका के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिका, ठीक है। और इसी के संदर्भ में इन्होंने 17 वॉल्यूम में इसे लिखा था, और ये पुस्तक अपने आप में बहुत फेमस रही है। स्ट्रैबो के बारे में एक और खास बात यह है कि यह यूनानी लेखक ना होते हुए भी, यानी ये एक रोमन भूगोलवेत्ता थे, तो रोमन भूगोलवेत्ता होने के बावजूद उन्होंने यूनान में इसे लिखा था, ठीक है, यूनानी भाषा में इसे लिखा था, ध्यान रखें। तो यह भी इनके बारे में एक खास बात है। स्ट्रैबो महान भूगोलवेत्ताओं में से एक माने जाते हैं। यदि हम बात करें ज्योग्राफिका की, तो भले ही वह इनकी स्पेशल पुस्तक थी, 17 वॉल्यूम में लिखी गई थी, तो ये भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ, ध्यान रखिए, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा तो इसे पढ़ा ही जाता था, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह क्या थी, सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह पुस्तक अवेलेबल थी और आसान थी उसके समझने के लिए, ठीक है। अब बात करें ज्योग्राफिका के बारे में, तो ज्योग्राफिका के बारे में ध्यान रखिए कि यह भौगोलिक निबंधों की एक कृति है, ठीक है, भौगोलिक निबंधों की एक कृति है। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी स्ट्रैबो, ठीक। इनके बारे में एक और खास बात यह है कि इन्होंने पहली बार श्रेणीगत भूगोल, या कहें कि क्रोनोलॉजिकल रूप से भूगोल को पढ़ने की बात कही थी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, एरिस्टोस्थनीज और हिप्पार्कस द्वारा पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे? ध्यान रखिएगा, दो भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे हुए हैं, एक तो है इरेटोस्थनीज और दूसरे हैं हिप्पार्कस। ये दोनों ही भूगोलवेत्ता यूनान से संबंधित थे, ये दोनों भूगोलवेत्ता यूनानी थे। अब क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, इनके बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है कि पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे? इस प्रश्न का सही जवाब है इजिप्ट का एक सबसे फेमस स्थान है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन डी। तो अलेक्जेंड्रिया में ही इन्होंने, दोनों ही यूनानी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में जो लेखन का कार्य है, इनके जो प्रेक्षण का कार्य है, वैज्ञानिक प्रेक्षण का, वह इन्होंने शुरू किया था। यह प्रश्न भी मार्च 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिए, मार्च 2023 का एग्जाम अपने आप में उस समय भौगोलिक चिंतन के लिहाज से महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक चिंतन से पहली बार इतने प्रश्न 22 और 23 के संदर्भ में पूछे गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखें, इरेटोस्थनीज के बारे में यदि आप ध्यान दें तो ये महान खगोल विज्ञानी थे, ये महान गणितज्ञ भी थे, ठीक है। और इन्होंने, यदि आप इन्हीं के बारे में चर्चा करें तो जो देशांतर अक्षांश के बारे में चर्चा हम करते हैं, अक्षांश के बारे में चर्चा करते हैं, इनके बारे में इन्होंने पहली बार क्या किया, शुद्ध रूप में इसको दर्शाने की बात कही थी इन्होंने मानचित्र में, ठीक है। ठीक, अब बात करें हिप्पार्कस के बारे में। हिप्पार्कस भी यूनान से संबंधित है और हिप्पार्कस वे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने वृत्त को 360 गणितीय रूप में, ध्यान रखें, गणितीय रूप से प्रूव करने की बात की गई है यहाँ, वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया। पहले तो उसे डिग्री नहीं कहा जाता था, 360 माप के रूप में इन्होंने वृत्त को डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये भी यूनान की एक महान देन के रूप में मानी जाती है और जाना जाता है। ये दोनों ही यूनान के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में जाने जाते हैं। हिप्पार्कस की बात करें तो एस्ट्रो लैब
नाम की, या ऐसे हिंदी में एस्ट्रोलाब मिलेगा आपको कहीं कहीं, नामक यंत्र की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ध्यान रखिएगा पृथ्वी के आकार वगैरह की इन्होंने जो भी वैज्ञानिक प्रेक्षण प्राप्त किए थे, कहां से प्राप्त किए थे? अलेक्जेंड्रिया से प्राप्त किए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं है? ध्यान रखिएगा, आप इस प्रश्न का बहुत आसानी से सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक महान भूगोलवेत्ता के बारे में पढ़ा था जो कि मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं थे। उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा की प्रादेशिक भूगोल के बारे में, क्योंकि उन्हें प्रादेशिक भूगोल के पिता के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रैबो के बारे में। शेष तीनों भूगोलवेत्ताओं की यदि हम बात करें, तुआन, किर्क और क्रापोटकिन, तो ये तीनों मानवतावादी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। और बात करें स्ट्रैबो के बारे में, तो अभी हमने चर्चा की ये कहां से थे? रोमन से थे, और रोमन वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसमें? यूनानी भाषा में लिखा था। ठीक है, इन्होंने ही 17 वॉल्यूम में अपनी ज्योग्राफिका लिखी है। अब बात करते हैं स्ट्रैबो के बारे में। तो स्ट्रैबो उन भूगोलवेत्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने भूगोल की 4 शाखाओं के बारे में चर्चा की और उसके बारे में लिखा। स्ट्रैबो ने ही कहा कि भूगोल को इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रैबो उन भूगोलवेत्ताओं में शामिल थे जिन्होंने भूगोल के साथ साथ किसी इतिहास, उस क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी जानने के बारे में ध्यान दिया। और जब उन्होंने कोई भी पुस्तक लिखी, किताब लिखी, तो उन्होंने उसके भूगोल के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं है का सही जवाब है स्ट्रैबो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह प्रश्न भी पूछा गया था कब? मार्च 2023 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज के हमारे इस पूरे लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।